हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल कोड फोर्सेस राउंड 933। इट्स अ डिप 3 राउंड। हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ए टू ई। फ्लो रहने वाला है जो हमारा थ्रू आउट द वीडियो। हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन विल मूव टू द इंट्यूशन, कैसे सोल्यूशन की तरफ जाना है, एंड देन एट लास्ट विल सी द सोल्यूशन। यही पैटर्न पूरे वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम ए। प्रॉब्लम ए है हमारा रुडोल्फ एंड द टिकट्स। सो अगर आपने प्रॉब्लम्स अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड रीड द प्रॉब्लम, एटलीस्ट गिव 5 to 10 minutes टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। अगर फिर भी आप स्टक है तो वीडियो तो है। लेट्स सी। हमें इस क्वेश्चन में हमें दो एरेज दी हुई हैं। व्हाट द क्वेश्चन आस्क कि हमें बताना है नंबर ऑफ पेयर्स such that sum of the elements chosen from pair 1 and elements chosen from pair 2 should be less than equals to k। मतलब कि हमें हर एक एरे में से दो एरेज दी हुई हैं, हमें हर एक एरे में से एक एलिमेंट उठाना है और अगर उसका सम लेस देन इक्वल्स टू k है तो हमारा आंसर एक बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एरेज दी हुई है 1 5 10 14, दूसरी एरे 2 1 8 1। तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं जिनका सम इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो एक हमारा पेयर हो गया 1 2 का सम होगा 3, डेफिनेटली लेस देन 8। दूसरा पेयर है 1 1, सम है 2, डेफिनेटली लेस देन 8। 1 8 का सम हो जाएगा 9 विच इज ग्रेटर देन, सो इट्स नॉट अ वैलिड पेयर। 1 1 is a valid pair, 5 2 is a valid pair, 5 1 is a valid pair, 5 8 is not a valid pair, 5 1 is a valid pair, और फिर 10 का किसी के साथ भी valid pair नहीं बनेगा। सो वी आर गेटिंग 6 एज द आंसर। अगर हम ब्रूट फोर्स देखें तो सिंपली हम हर एक एलिमेंट फर्स्ट एरे के लिए हर एक एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एरे ट्रैवर्स करेंगे, दोनों का सम चेक करेंगे। इफ इट इज लेस देन के तो डेफिनेटली हमारा आंसर एक बढ़ जाएगा। This will work fine for this problem because the constraints are only 100. So the time complexity will be n into m, 10 to the power 4. You will easily get accepted. But यही प्रॉब्लम हमारा div 2b या फिर div 3c की तरह भी आ सकता था if the constraint would have been 10 to the power 5. अगर हमारे n और m 10 to the power 5 होते तो हमारा brute force wouldn't work because it will be 10 to the power 10 which is definitely not feasible. तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं? It's still easy. Let's see how we'll gonna solve if the constraint would have been 10 to the power 5. तो अगर हम एक ऑब्जर्वेशन देखें अभी, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट छोटे हैं, हमारे एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, विल डेफिनेटली नॉट वरी अबाउट द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन अगर हमारे कंस्ट्रेंट्स बड़े हो जाएंगे देन डेफिनेटली हमें एक ट्रैवर्सल तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी हम हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो अगर हम एक ट्रैवर्सल को किसी तरीके से हटा पाए तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड सोल्यूशन। तो ट्रैवर्सल हटाने के लिए हम देखते हैं अगर हमारा ऑर्डरिंग होती तो क्या ये ट्रैवर्सल को रोक पाता कि नहीं। तो लेट्स सी if we sort the second array, let's just sort the second array and let's see 1 1 2 and 8 फर्स्ट array as it is रहेगी। so ऑर्डरिंग करने के बाद कुछ खास दिख रहा है क्या? खास दिख रहा है। क्या खास है कि अगर हमारा 5 है और 5 के लिए अगर कोई भी एलिमेंट इस एरे का, लेट्स सपोज 2, if 2 is satisfying the condition that is the sum of this and this should be less than equals to k. तो 5 और 2 is 7 which is definitely less than equals to 8. तो 2 is satisfying the condition. तो अगर हमारा कोई भी एलिमेंट सेकेंड एरे का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एवरी एलिमेंट टू इट्स लेफ्ट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द कंडीशन, क्योंकि हमारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे छोटे होंगे एंड दे विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन।
सो अब हमारा प्रॉब्लम ब्रेक डाउन हो गया एक स्मॉलर प्रॉब्लम में। हमें बस हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड करना है वो राइट मोस्ट पोजिशन इन द सेकेंड एरे सच दैट द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर हमने बाइनरी सर्च का नाम सुना है तो वो इसी काम आती है कि हमारी एक सॉर्टेड ऑर्डर में अगर कोई एरे दी हुई है तो वी कैन ईजिली फाइंड एन एलिमेंट विच इज डेफिनेटली सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो हम कैसे कर सकते हैं इस पर बाइनरी सर्च? हम डेफिनेटली एक मिड फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि इफ इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन हम राइट साइड में मूव करेंगे क्योंकि हमें एक बड़ा एलिमेंट चूज करना है। अगर इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन हम डेफिनेटली लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। अगर आप C++ यूज करते हैं तो आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड नाम के फंक्शंस हैं। डेफिनेटली यू कैन चेक आउट इट्स वर्किंग, ईजिली आप इसमें यूज कर सकते हैं। But for this problem we can simply do n cross m traversal that will get accepted। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर कंस्ट्रेंट्स बड़े होते तो आप कैसे करते। लेट्स जस्ट लुक इनटू द सॉल्यूशन विच इज n cross m। ऑर्डर ऑफ n log m का सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। I've just taken the inputs for array 1 and array 2। एक आंसर इनिशलाइज कर लिए 0 से। हम सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं फर्स्ट एरे के। इट्स जस्ट अ चेक टू अवॉइड सम redundant computations, that's completely optional। हम एक दूसरी एरे पे ट्रैवर्स करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए और हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों का सम इज लेस देन इक्वल्स टू k तो एक हमारा आंसर बढ़ जा रहा है। लास्ट में हम अपने आंसर को सी आउट कर देंगे एंड दैट इज इट फ्रॉम द प्रॉब्लम। that's it for the problem A। let's move to the problem B। प्रॉब्लम B है हमारे रुडोल्फ एंड 121। सो द प्रॉब्लम इज सिंपली हमें एक एरे दी हुई है। हमारा प्रॉब्लम कहता है कि एक ऑपरेशन हमारे इस तरीके से डिफाइंड है कि हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं I सच दैट हम उस पर ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो विल रिड्यूस एरे ऑफ I - 1 by 1, एरे ऑफ I by 2 एंड एरे ऑफ I + 1 by 1। तो अगर हमारी कोई भी एरे दी हुई है, लेट्स सपोज एरे हमारी A1 A2 एंड A3, तो एक ऑपरेशन अगर हम A2 पे परफॉर्म कर रहे हैं तो A1 विल बी रिड्यूस्ड बाय 1, A2 विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 एंड A3 विल बी रिड्यूस्ड बाय 1। सो वो एलिमेंट 2 बार रिड्यूस होगा और उसके नेबर एलिमेंट एक बार रिड्यूस होंगे। ये ऑपरेशन हम कितनी बार भी परफॉर्म कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, बट सिंस हमें दोनों तरफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे नहीं परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उसका लेफ्ट नेबर एग्जिस्ट नहीं करता है, और हम सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका राइट मोस्ट नेबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम ऑपरेशन 2 से लेके n - 1 तक परफॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। दैट वाज इट। लेट्स सी द, हमें बस सिंपली बताना है कि हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एट द एंड हमें बताना है कि हम सारे एलिमेंट्स को क्या जीरो बना सकते हैं या नहीं। सो परफॉर्मिंग द एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी इंडेक्स को चूज कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में बताना है कि हमारा पॉसिबल है सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाना या नहीं। लेट्स सी अ एग्जांपल। द एग्जांपल फर्स्ट इज 13552। हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आई एम टेकिंग जीरो बेस इंडेक्सिंग, सो फर्स्ट एलिमेंट इज 3। इस पे अगर ऑपरेशन हम एक बार परफॉर्म करेंगे तो दिस विल बी 0 क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट 1 से कम हो जाएगा, ये 2 से कम हो जाएगा तो दिस विल बी 1, इसका राइट मोस्ट एलिमेंट भी 1 से कम हो जाएगा तो इट विल बी 4। बाकी एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Let's again perform the operation on element number 2 this time. If we'll perform the operation once, so it will be reduced by 2, its left neighbor will be reduced by 1, its right neighbor will be reduced by 1. And now if we'll perform the operation twice on the third element, तो अब ये हमारा एक बार में, क्योंकि ये 2 से कम होगा, लेट्स परफॉर्म इट 1 by 1। सो अगर एक बार हम परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा
और इफ वी अगेन परफॉर्म एट दिस इंडेक्स ओनली, तो ये हमारा 2 से माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा 2 से माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा 2 से माइनस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 0 थे। सो वी कैन मेक एवरी एलिमेंट 0, सो इट इज पॉसिबल, आंसर विल बी यस। आप नो का कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? The key intuition to solve this problem lies in the question itself. It says that we cannot perform the operation on leftmost and rightmost element. Let's see if we choose the leftmost element. So अगर हम यही सेम टेस्ट केस लेते हैं 1 3 5 5 2, तो अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हमें रिड्यूस करना है, सो इट कांट बी रिड्यूस, क्योंकि इस पे तो कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसको रिड्यूस करने का एकमात्र तरीका है कि हम इसके राइट वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दिस एलिमेंट सच दैट ये हमारा 0 हो जाए, क्योंकि ये खुद से तो 0 हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो अगर इसका राइट वाला एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इसको 0 बना सकें, तो ही हम इसको 0 बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसको तो 0 बना ही नहीं सकते। लेट्स सी इफ अगर ये हमारा 2 होता, लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट। अगर हमारा ये एलिमेंट 2 होता, तो अब ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 2 घटाने के लिए हमें इसको 4 घटाना होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्योंकि माइनस 1 हो जाएगा अगर हम इसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्योंकि हमारा ऑपरेशन प्लस कभी कर ही नहीं रहा, तो अब ये एलिमेंट कभी भी 0 नहीं बन सकता। सो द की इंट्यूशन इज दिस ओनली, कि हम हर एक एलिमेंट को, लेट्स जस्ट सी इट अगेन, हमें इस 1 को हटाना है, इसलिए हम इसके राइट वाले एलिमेंट से कहेंगे कि इसको हटाएं। सो अगर इसको हटाना है तो हमें एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करने का पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 1 है, तो उसके लिए इस एलिमेंट को 2 से बड़ा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद 2 से छोटा है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म इस पर तो हो ही नहीं सकता है। और इसके जो राइट एलिमेंट है उसको इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑपरेशन तो इस तरीके से माइनस होगा 1 2 1। सो डेफिनेटली अगर ये हमारा यहाँ पे 0 होता, तो हम अगेन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 तो सब्ट्रैक्ट करना ही है। सो हम डेफिनेटली चेक करेंगे कि हमारा ये एलिमेंट इसके दुगने से बड़ा हो या बराबर हो, और ये एलिमेंट इससे बड़ा या बराबर हो। So we'll just subtract 1 to 1 from it, and it will be 0, it will be 1, and it will be 4. बाकी array as it is. Let's see. अब हमारी प्रॉब्लम एक छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन हो गई है, बट दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू व्हाट प्रॉब्लम वी हैव बिफोर। तो अगर हम इस 0 को इग्नोर कर दें और हम माने कि हमारी एरे यहीं से शुरू हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी एरे बिल्कुल पिछली एरे की सिमिलर है। हमारा एलिमेंट है 1 4 5 2, और इसके लेफ्ट में क्योंकि कुछ है नहीं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारे एरे यहीं से शुरू हो रही है, तो इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो ये खुद से अपने आप को रिड्यूस नहीं कर सकता है। विल डेफिनेटली नीड इट्स राइट एलिमेंट टू परफॉर्म ऑपरेशन सच दैट इट विल बी रिड्यूस टू 0, क्योंकि ये खुद से अपने आप को 0 नहीं बना सकता, ये अपने राइट एलिमेंट से कहेगा कि ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो कि मैं 0 हो जाऊं। तो राइट वाला एलिमेंट डेफिनेटली अपने आप को 1 कम करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये एलिमेंट इसके दुगने से बड़ा या बराबर, और इसका राइट एलिमेंट इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, वरना हम ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमें अगर एक बार भी हम कोई भी एलिमेंट नेगेटिव में चला गया, तो हम दोबारा कभी भी 0 पे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास केवल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस है, हमारे पास एडिशन ऑपरेशंस नहीं है। तो अगर हमें इस 1 को हटाना है, तो विल डेफिनेटली परफॉर्म ऑपरेशन वंस ऑन दिस 4। ये हमारा हो जाएगा 2 से कम, ये हमारा हो जाएगा 1 से कम, ये हमारा हो जाएगा ये। हमारी एरे फिर से एक स्मॉलर एरे में टूट गई है,
और जिसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट फिर से यही कहेगा अपने राइट वाले एलिमेंट से कि मेरा क्योंकि कोई लेफ्ट नेबर नहीं है, तो इसलिए आई एम रिलाइंग ऑन यू कि तुम ऑपरेशन सच दैट परफॉर्म करो कि मैं भी खत्म हो जाऊं। सो इट्स आस्किंग फॉर इट्स राइट एलिमेंट कि अपने ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो सच दैट मैं 0 हो जाऊं। तो ये क्योंकि 2 है तो इसको 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए और इसको 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली एवरीवन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों एलिमेंट 0 हैं कि नहीं। अगर ये दोनों एलिमेंट 0 हैं तो हमारा पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और अगर कहीं पे बीच में भी हमारी वो वाली कंडीशन वायलेट हो रही है कि ये एलिमेंट जो है वो इससे दुगने से बड़ा या बराबर नहीं है और जो ये वाला एलिमेंट है वो इससे बड़ा या बराबर नहीं है, तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल लिखिए, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करिए लेफ्ट मोस्ट। ट्राई टू मेक एवरी एलिमेंट 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देखते जाएंगे जैसे जैसे कोई एलिमेंट 0 होता जाए उसको एरे से हटाते जाइए। हर एक लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट अपने जस्ट राइट वाले पर डिपेंड होगा कि वो उसको 0 बनाए, बिकॉज हम सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे इटसेल्फ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते ड्यू टू द कंस्ट्रेंट कि हमारा हर एक एलिमेंट का लेफ्ट और राइट होना मैंडेटरी है टू परफॉर्म द ऑपरेशन। That was it for the intuition part. Let's see the solution. Solution basically simple सा है. Let's just see the solution. Starting में हमने n और array ले लिए. We'll taking a boolean true at any point. If it is false, that means हम बना नहीं सकते array. So हम फर्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे क्योंकि 0th एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं सकता है। फर्स्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और एक कम तक, बिकॉज द राइट मोस्ट एलिमेंट कैन नेवर हैव इट्स राइट नेबर। दैट्स वाई हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो करंट वैल्यू है ये अपने लेफ्ट एलिमेंट के दुगने से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये छोटी है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर इसका राइट एलिमेंट हमारा पिछले एलिमेंट से छोटा है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज हम इसको माइनस कर देंगे ये दुगने वाली वैल्यू से और इसका राइट मोस्ट एलिमेंट को उसकी वैल्यू से माइनस कर देंगे। दैट विल बी परफॉर्म्ड फॉर एवरी एलिमेंट फ्रॉम 1 to n-1। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फ्लैग ट्रू है, अगर हमारा फ्लैग फॉल्स हो जाता है किसी भी ऑपरेशन के बाद तो डेफिनेटली हम नो रिटर्न करेंगे। अगर हमारा ट्रू है और हमारी लास्ट की दो वैल्यूज भी ट्रू है, 0 होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट की दो वैल्यूज कुछ बच जाए लास्ट में, सबको पीछे पीछे करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लास्ट की दो वैल्यूज अभी भी नॉन जीरो हों। तो इनको हमें चेक करना जरूरी है कि क्या सबको एग्जॉस्ट करते टाइम ये खुद भी एग्जॉस्ट हो गई कि नहीं। अगर ये एग्जॉस्ट नहीं हुई है तो भी हमारा आंसर नो है कि हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अदरवाइज वी कैन सिंपली परफॉर्म द ऑपरेशन। तो हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज विल प्रिंट नो। दैट वाज इट फॉर द प्रॉब्लम बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेरी। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सी। Problem C is, I guess, a little similar. I'm sorry, I guess a little simple than problem B. Let's see what it is asking. So हमें simple सी एक string दी हुई है। अगर वो string अगली होगी if it contains pi or map as a substring। तो हमें बताना है minimum number of moves। किसी भी एक move में हम एक string में से कोई भी एक element हटा सकते हैं, नॉट जस्ट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, हम कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स सच दैट हम एरे को ब्यूटीफुल बना सकें। मतलब कि एरे अगली होगी, अगर उसमें मैप और पाई होगा तो हमें उसको ब्यूटीफुल बनाना है, मतलब कि हमें उससे मैप और पाई की अकरेंसेस हटानी है। सो लेट्स सी, ये हमारा है मैप और पाई। इसमें पाई एग्जिस्ट कर रहा है और मैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम मैप को हटाने के लिए कोई भी एक एलिमेंट ला सकते हैं। लेट्स से हमने पी हटा दिया और पाई हटाने के लिए हम लेट्स से ई हटा दिया, तो ऑपरेशन में हमारी एरे ब्यूटीफुल बन गई।
इट्स अ इजी प्रॉब्लम आई वुड से। बस एक छोटा सा कैच है कि यू विल डेफिनेटली थिंक इनिशियली कि हम मैप कितनी बार आ रहा है ये फाइंड कर लें, और पाई कितनी बार आ रहा है ये फाइंड कर लें, और हर एक मैप में से कोई एक एलिमेंट हटा दें, हर एक पाई में से कोई एक एलिमेंट हटा दें, एंड दैट विल बी इट। दैट विल बी इट, बट आ सिंपल सा एज केस हो जाएगा, क्योंकि मैप और पाई में एक एलिमेंट सिमिलर है, दैट इज पी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा स्ट्रिंग में ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आप ओवर काउंट कर जाएंगे। एक बार आप मैप को कैलकुलेट करेंगे, एक बार आप पाई को कैलकुलेट करेंगे, तो आप दो एलिमेंट हटाने के लिए सोचेंगे। बट अगर हम सिंपली पी को हटा दें तो डेट विल बी अ सिंगल ऑपरेशन टू रिमूव द अकरेंस ऑफ मैप एंड पाई बोथ एट द सेम टाइम। तो हम सिंपल यही करेंगे कि हम मैप की अकरेंस को देख लेंगे, उसमें से एक हटाना होगा, पाई की अकरेंस को देख लेंगे, उसमें से एक हटाना होगा। लेकिन अगर हमारी ऐसा कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली हमें दोनों को अलग अलग हटाने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल ऑपरेशन में हटा सकते हैं। लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करके इजीली प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इसमें ऐसा कोई इंट्यूशन वाला पार्ट सच दैट है नहीं, सिंपल सा यही एक एज केस था कि अगर हमारा मैप पाई एक साथ आ रहा होगा तो ओवर काउंट ना हो जाए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। एन और स्ट्रिंग ले लिए इनपुट। लेट्स सी, मैंने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। आई एम चेकिंग कि अगर हमारे पास एटलीस्ट दो कैरेक्टर तो इसके बाद होने ही चाहिए, क्योंकि तभी हमारी 3 साइज की सबस्ट्रिंग बन सकती है। चेक कर रहे हैं कि अगर सबस्ट्रिंग हमारी मैप है या फिर सबस्ट्रिंग अगर हमारी पाई। अगर हमारी सबस्ट्रिंग मैप है तो हम इसका लास्ट एलिमेंट सिंपली स्टोर करके रखना चाहते हैं कि हमारा पी किस पोजीशन पे आ रहा है, ताकि अगली बार अगर हमारा पाई उसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो तो हम ओवर काउंट ना कर जाए। अगर उसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, अदरवाइज हम एक अपने आंसर को बढ़ा देंगे। दैट वाज इट, सिंपल सी क्वेश्चन था। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम डी। Problem D is Rudolph and the ball game. It is a medium level problem. Implementation था, but as such कोई difficult concept नहीं यूज हो रहा था। Implementation definitely था। Let's see the problem. What the problem is saying. Problem is saying कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, n people हैं, लोग खड़े हुए हैं, सॉरी। तो हमारे पास लेट्स से अगर 7 था, 7 लोग खड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनिशियली किसी एक पर्सन एक्स के पास बॉल है, वो अपने ऑपरेशन में क्या करता है, बॉल को लेता है, वो या तो लेफ्ट मोस्ट या तो राइट मोस्ट फेंक सकता है किसी भी एक डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज और इधर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो बॉल फेंकेगा, जिस भी बंदे ने कैच करा, अब बॉल उसके पास है। अगले ऑपरेशन में वो या तो लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट एक डिस्टेंस पे बॉल फेंकेगा। सो अगर 1 है और लेफ्ट साइड में फेंका जा रहा है 4 डिस्टेंस पे, तो बॉल कहाँ पे जाएगी, 1 डिस्टेंस पे 7 के पास, 2 डिस्टेंस पे 6 के पास, 3 डिस्टेंस पे 5 के पास, और फिर 4 के पास इवेंचुअली बॉल पहुंच जाएगी। लेकिन अगर 1 से हम 4 डिस्टेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो हमारे पास एक में 2 के पास, 2 में 3 के पास, 4 के पास, और 4 डिस्टेंस में 5 के पास पहुंच जाएगी बॉल। सो दैट इज द प्रॉब्लम हमारे पास है कि ऐसे ऐसे करके लोग खेल रहे थे, बट ड्यू टू द रेन उन्होंने एम ऑपरेशन के बाद, एम थ्रोज के बाद मैच को उन्हें रोकना पड़ा, और सिंपली थोड़ी देर बाद मैच दोबारा से स्टार्ट हुआ, बट वो भूल चुके थे कि अब बॉल किसके पास है। बट एक बंदा था बर्नार्ड नाम का, उसको ये याद था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ थ्रोज हैव अकर्ड, और ईच थ्रो में किस डायरेक्शन में बॉल फेंकी गई उसको किसी किसी के लिए याद था, किसी किसी के लिए नहीं याद था। सो लेट्स से उसको ये हर एक के लिए याद था कि किस थ्रो में बॉल कितनी डिस्टेंस पे फेंकी गई, बट उसको किसी किसी के लिए याद था कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बॉल फेंकी गई है, बट किसी किसी के लिए नहीं याद था। इनपुट देख लेते हैं हमारा कैसे दिया हुआ है। इनपुट दिया हुआ है हमारा n is the number of people, m is the number of throws, x is the person in starting which has the ball, मतलब कि जिसके पास गेम स्टार्ट होने के टाइम पे बॉल थी,
उसके बाद 3 थ्रोस के बाद मैच रुक गया। क्वेश्चन मार्क डिनोट कर रहा है हमारा अगर सी आई हमारा 0 है तो इट मीन्स उस थ्रो में बॉल क्लॉकवाइज फेंकी गई है। अगर हमारा 1 है तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फेंकी गई है। और अगर हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है तो याद नहीं है उसको कि बॉल क्लॉकवाइज फेंकी गई थी या एंटी क्लॉकवाइज। सो प्रॉब्लम यही है कि हमें बताना है कि एम ऑपरेशंस के बाद हमारी बॉल कितने पर्सन्स के पास हो सकती है पॉसिबली, और हमें वो सारे पर्सन्स बताने भी हैं कि जिनके पास बॉल हो सकती है। तो द की इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज लाई इन द कंस्ट्रेंट्स। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कंस्ट्रेंट्स को तो आप इजीली प्रॉब्लम को कर पाएंगे, वरना आप स्टक हो जाएंगे प्रॉब्लम को सोचते हुए कि हाउ टू सॉल्व दिस ऑप्टिमली। Since it is written 1000 and 1000, but if you see this line, this is very important line to solve this problem. It is guaranteed that the sum of n into m over all the test cases will not exceed 2 into 10 to the power 3. तो अगर आप हर एक थ्रो, m denotes the throw and n denotes the number of people, so आप अगर हर एक थ्रो में हर एक पर्सन को भी चूज कर रहे हैं, हर एक पर्सन से आप हर एक थ्रो करवा रहे हैं, स्टिल इट इज फीजिबल टू डू दैट व्हाट दिस लाइन सजेस्ट, कि आप n क्रॉस m भी अगर कर रहे हैं, इतने ऑपरेशन भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट स्टिल 2 into 10 to the power 3 for all the test cases. Sorry, 10 to the power 5. I'm sorry. So अगर आपने ये लाइन नोटिस कर ली तो डेफिनेटली आप now you can just simply run a BFS. आप स्टार्ट करेंगे दिस 2 वाले पर्सन से, फिर आपको पता है कि 2 मूव्स चल सकता है। अगर आपको पता नहीं कि किस डायरेक्शन में, तो आप डेफिनेटली इस 2 से लेफ्ट में भी फिकवाएंगे, राइट में फिकवाएंगे, आप किसी किसी पर्सन पे पहुंचेंगे। फिर अगले ऑपरेशन में आप इससे लेफ्ट या राइट, या अगर यहाँ पे मूव दिया हुआ है कि किस तरफ जाएगा उस तरफ जाएंगे, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो नहीं जाएंगे। और एक छोटी सी और डिटेलिंग, अगर आप इस समय लेट्स से ए पर हैं, ए पर्सन के पास बॉल है, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर दूरी पे बॉल फेंक रहा है, तो अब किस पर्सन के पास बॉल होगी ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस आर मॉड एन, where n is the total number of people और a हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग में होगा, तो आप इसको जीरो बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्वेश्चन में भी हमें 1 बेस इंडेक्सिंग में दिया हुआ, बट वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू द जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो अगर हमारी बॉल करेंटली 2 के पास है और हम 3 और अगर हम लेट्स से 6 दूरी पे फेंक रहे हैं, हमारे टोटल पीपल है 7, सो डेफिनेटली बॉल होगी हमारी 6 to 8 mod 7 दैट इज 1, यानी कि हमारा जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से सेकंड पर्सन के बॉल पास है बॉल, जीरो बेस में फर्स्ट यानी कि 1 बेस में सेकंड एलिमेंट के पास है। बट इफ वी आर थ्रोइंग द बॉल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे a माइनस आर, और यहाँ पे कैच है कि a माइनस आर मॉड n अगर आप करेंगे सिंपली, तो दिस सॉरी a minus a minus r mod n अगर आप करेंगे तो this is going to be wrong because it can lead to cases where it will be evaluated to negative element. Let's say अगर हम currently खड़े हुए हैं सेकेंड पर्सन के पास और हम अगर 6 दूरी पे थ्रो कर रहे हैं, तो 6 minus 2 minus 6 is minus 4, और when we'll modulo it by 7 तो हमारी डेफिनेटली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो टू सॉल्व दिस इशू व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द फॉर्मूला जो कि होता है हमारा a प्लस बी मॉड n, दैट इज a मॉड n प्लस b मॉड n प्लस n mod n, that is for a plus b mod n, and for a minus b mod n we have a mod n minus b mod n plus n mod n. So हम डेफिनेटली इसमें प्लस n कर सकते हैं एक,
and it will solve the issue. So हमारे यहाँ पे +7 हो जाएगा, that will be 6 minus 7, 3 mod 7, that will be 3. So this is all you need to know to solve this problem. अब इसके बाद आप सिंपल सा BFS लगा सकते हैं, लास्ट में आप सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, सारी चीज़ों का इनपुट ले लिया है. I have stored it in the form, all the operations in the form. D is the distance of the ith row, and CH stores 0, 1 or question mark, like what type of operation that was. इसके बाद हम एक सिंपल सी अपनी x minus minus I have done just to make it zero base indexing, what I have told you before. इसके बाद हम एक क्यू बनाएंगे जो कि हमारी BFS के लिए यूज होगी. सेट विल स्टोर द फॉर द यूनिकनेस, कि हमारा डुप्लीकेसी ना हो, अदरवाइज विल जस्ट कैलकुलेट टू मच. सेट में विल कैलकुलेट यूनिक n क्रॉस m ऑपरेशंस. दिस सेट विल स्टोर द आंसर, क्योंकि हमें यूनिक आंसर चाहिए. विल स्टार्ट बाय पुशिंग x, दैट इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज थ्रोन द बॉल. 0 is the number of operation. X is the first person. अभी तक 0 operations हुए हैं. We'll start traversing. हर एक एलिमेंट को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारे m थ्रोज कंप्लीट हो चुके हैं तो ये हमारा एक आंसर है. इसको हम आंसर में ऐड कर लेंगे. 1 बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक +1 कर देंगे. अगर ये हमारा m तक नहीं हुआ है तो हम चेक करेंगे किस टाइप का ऑपरेशन था. अगर 0th टाइप का ऑपरेशन था तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया था a + b mod n. अगर ये हमारा सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो सेट में डाल देंगे एंड हम इसको क्यू में भी पुश कर देंगे. अगर हमारा 1 टाइप का ऑपरेशन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज फेंकेंगे. विल यूज द फॉर्मूला a - b + n mod n. एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम चीज करेंगे, सेट में चेक करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट कर देंगे. And if it is a question mark, then we'll do both type of operation. That is, clockwise भी push करेंगे, anti-clockwise भी push करेंगे. Last में we'll just return the answer dot size and definitely the terminating condition if the queue will be empty at any point. Last में हम अपने आंसर का साइंस रिटर्न कर देंगे और सारे एलिमेंट प्रिंट कर देंगे. Because it is the set, तो हमारी ऑर्डरिंग भी सॉर्टेड ऑर्डर में होगी. That was the question demands. That is it for the problem D. You can definitely try it out, and if you have any doubt you can ask in the comment section. Problem E पे बढ़ते हैं, that is Rudolph and K bridges. It's a good problem. It uses some concepts that if you know, that will be helpful for solve this question as well as solving some other question that are some useful concepts. So have a look on that. सो प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमारा एक, हमें सिंपल सी एक रिवर दी हुई है. दिस इज द रिवर. द एलिमेंट्स जो इसमें डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर एट दिस पॉइंट. सो हमारे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दी हुई है रिवर. हमारा 0th एलिमेंट और हमारा जो nth एलिमेंट है हर एक रो का, दैट विल बी डिनोटिंग द बैंक्स ऑफ द रिवर. सो रिवर के बैंक पर जो डेप्थ है वो हमारी 0 होगी और बाकी हमारी डेप्थ दी हुई है. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी सी कह रही है कि हमें इस हर एक रो में एक ब्रिज बनाना है. सो ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और वहाँ पे हमें एक सपोर्ट बनाना होगा, क्योंकि ब्रिज हम सिंपल सा तो ब्रिज बना नहीं सकते. तो लेट्स से ब्रिज हमारा कुछ ऐसा समय बनाना है. सो ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट हर एक रो के लिए होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि बैंक है, और एंडिंग पॉइंट होगा जो लास्ट एलिमेंट है वो भी एक बैंक है. और हमें कुछ नंबर ऑफ सपोर्ट्स बनाने हैं बीच में, सच दैट कि जो 2 सपोर्ट्स हम बना रहे हैं, लेट्स से हम ये सपोर्ट्स बनाते हैं. लेट्स से हमने 3 सपोर्ट्स बनाए, तो हम जो भी सपोर्ट्स बना रहे हैं
तो हमें एक डी दिया हुआ है, हमारी जो दो सपोर्ट्स के बीच की दूरी है वो किसी भी दो सपोर्ट के लिए डी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो जो भी दो सपोर्ट्स हमारे चूज करेंगे उनके बीच की दूरी किन्हीं भी दो सपोर्ट्स के लिए डी से कम या उसके बराबर हो सकती है। सो दूरी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि लेट से हम ये और ये चूज कर रहे हैं, तो इसमें इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके बीच में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन दो सपोर्ट्स के बीच की दूरी 3 होगी। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि ऐसे के कंजिक्यूटिव रो में हमें ब्रिज लगाने हैं। कोई भी हमारी लेट सपोज ये n साइज का है, सो मतलब कि हमें n रिवर्स दी हुई है और हमें भी किन्हीं भी के कंजिक्यूटिव रिवर्स में ब्रिज बनाने हैं, और ब्रिज बनाने का कॉस्ट होगा हमारा जो भी ये सपोर्ट्स लगेंगे उनका कॉस्ट, और एक सपोर्ट्स जो लग रहा है उसका कॉस्ट होगा वो जिस भी पॉइंट पे लग रहा है उसकी वैल्यू +1। सो अगर हमारा ये सपोर्ट लगा हुआ है तो अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो हमारे इसका कॉस्ट होगा 2 + 1 3, 5 + 1 6 और 2 + 1 3, तो 3 + 6 दैट इज 9 + 3 12, तो हमारा इस ब्रिज का कॉस्ट हो गया 12। ऐसे हमें कंजिक्यूटिव के रिवर्स में ब्रिज बनाने हैं और उन सब का कॉस्ट जो होगा उसको हमें मिनिमाइज करना है ओवर ऑल द रिवर्स दैट आर गिवन। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। लेट्स सी द अप्रोच कि हाउ वी गोना सी दिस क्वेश्चन। सो अगर हमें हर एक इंडिविजुअल रिवर का मिनिमम कॉस्ट पता चल जाए इस पे ब्रिज बनाने का, लेट सपोज इसका कॉस्ट है x, इसका कॉस्ट है y, इसका कॉस्ट है लेट सपोज z, ऐसे हमारे पास लेट से और भी है, इसका कॉस्ट है लेट से w, इसका कॉस्ट है v। These are what? These are the minimum cost of making bridge on this river। तो अगर हमारे पास ये सारे कॉस्ट हैं तो अगर हमें फाइंड करना है कंजिक्यूटिव के ब्रिजेस का कॉस्ट, so that will be very easy to calculate. We can just do a sliding window, making the window of size k. We can just perform a sliding window type of thing. इतने का सम, अगली बार इतने का सम, सॉरी v नहीं होगा, v इस बाहर, अगली बार इतने का सम, जो भी हमारा मिनिमम आएगा तीनों में से that will be our answer. So the main problem that now we have, the problem boils down to this problem कि हमें जो एक एरे दी हुई है हमें एक सिंगल एरे के लिए कॉस्ट फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमने सिंगल एरे के लिए मिनिमम कॉस्ट निकाल लिया तो हम बाकी पूरी एरे के लिए तो कॉस्ट निकाल ही सकते हैं। तो सिंगल एरे के लिए मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है ब्रिज बनाने का, दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। लेट सपोज हमारे पास ये एक एरे दी हुई है 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 एंड 0। अब हमें बताना है कि लेट से डी की वैल्यू है 3, तो अब हमें फाइंड करना है कि मिनिमम दूरी होनी चाहिए 3 किन्हीं भी दो सपोर्ट्स के बीच की, और हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए 3 किन्हीं भी दो सपोर्ट्स के बीच की, और हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है इस एरे पे ब्रिज बनाने का। हाँ, तो हमारी प्रॉब्लम आप बॉइल डाउन हो गई है एक सिंपल सी प्रॉब्लम में कि हमें एक किसी भी ith रो के लिए, ith रिवर के लिए हमें फाइंड करना है कि what will be the minimum cost of creating a bridge such that the distance between any two supports will be at max d and the value will be minimum. So अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज हमारा कोई भी पॉइंट है i,
वी आर सेइंग कि अगर हमें ये ith सपोर्ट उठाना तो मैंडेटरी है, ith सपोर्ट तो हम डेफिनेटली उठा ही रहे हैं। अब हमें पता करना है कि इसके लेफ्ट में ऐसा कुछ ब्रिज बनाने का मिनिमम कॉस्ट क्या होगा जिसका आई राइट मोस्ट सपोर्ट है हमारा आई। तो मतलब कि अगर इस प्रॉब्लम के लिए हम देखें तो यानी कि हमें 4 से 0 तक के बीच में ब्रिज बनाने का कॉस्ट पता करना है, और हमारा जो राइट मोस्ट सपोर्ट है वो हमारा इस 4 पे है। तो इसका कॉस्ट क्या होगा? इसका कॉस्ट होगा हमारा जो ये 4 है इस पे, क्योंकि एक हम सपोर्ट लगा ही रहे हैं तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट तो आएगा ही। तो 4 + 1 दैट इज 5, इसका कॉस्ट हमारा आएगा ही आएगा। और हमें एक डिस्टेंस दी हुई d, लेट सपोज d हमारा 3 था, तो उस केस में यानी कि हमारे इसके बीच में 3 का गैप हो सकता है, एट मैक्स 3 का गैप हो सकता है। गैप 0 का भी हो सकता है यानी कि हम इस पे ब्रिज बना दें, गैप 1 का भी हो सकता है यानी कि हम इस पे बना दें, 2 का भी हो सकता है यानी कि इस पे बना दें, 3 का भी हो सकता है यानी कि इस पे बना दें। तो अब हमें फाइंड करना है कि मिनिमम कॉस्ट सच दैट हमारा, देखिए अब हमारा अगला ब्रिज यानी कि इससे जस्ट एक पहले वाला सपोर्ट किस पे होगा? इससे जस्ट पहले एक सपोर्ट होगा, क्योंकि हमारा 3 है मैक्स, तो यानी कि या तो इस पे हो सकता है, या तो इस पे हो सकता है, या तो इस पे हो सकता है, और या तो इस पे हो सकता है। तो यानी कि हमें इन चारों का मैक्स पता करना है, सॉरी इन चारों का मिन पता करना है, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो इन चारों में से जिसका भी कॉस्ट मिनिमम होगा हम उस वाले सपोर्ट को लेंगे और उसके बाद में सपोर्ट ये लगा देंगे। इसके पहले का नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी कि जो हमारी मैक्स डिस्टेंस हो सकती है वो d हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यानी कि हमें इन 4 में से ही किसी एक को चूज करना होगा सच दैट डिस्टेंस हमारी 3 या 3 से कम रहे। तो हमारा ऐसे ही करते करते हम हर एक पोजीशन के लिए देखेंगे कि हमारा मिनिमम क्या है, और वी कैन ईजिली डू, हमारा जो लास्ट पोजीशन होगी वहाँ पे हमारा आंसर स्टोर होगा, क्योंकि वो ही लास्ट पोजीशन होगी जहाँ पे हमारा ब्रिज होगा, क्योंकि प्रॉब्लम में ही डिफाइन था कि एक जो हमारा सपोर्ट है वो फर्स्ट, एक सपोर्ट लास्ट पे होगा और बाकी के सपोर्ट्स बीच में होंगे। तो लास्ट सपोर्ट इस वाले पे है और बाकी पूरी एरे में इस तरीके से सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट है सच दैट कि दो के बीच का जो हमारी मैक्स डिस्टेंस है वो हमारा डी है। तो इसको हम इजीली डीपी अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। डीपी केवल कहने के लिए, बट अगर हम देखें तो इट्स इजी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि इस रेंज का मिनिमम क्या होगा। इस रेंज का मिनिमम फाइंड करने के लिए हम कोई भी, अगर हम यूज़ करना हो तो हम कोई भी रेंज क्वेरी वाला डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम सिंपल टर्म्स में हमें करना हो तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू स्टोर करेगी हमारे इतने एलिमेंट्स, और प्रायोरिटी क्यू होगी हमारी मिन टाइप की। दैट मीन्स हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा टॉप पे होगा। अब इस प्रायोरिटी क्यू को हम स्लाइड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा 3 के लिए 4 एलिमेंट्स हमेशा हमें कीप ट्रैक करना होगा, पिछले 4 एलिमेंट्स का ट्रैक हमेशा हमें रखना होगा। उन 4 में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। बट अब अगर हम 5 के लिए देखें तो अब हमें इन 4 एलिमेंट्स का ट्रैक रखना है, यानी कि हमें इस 4 को ऐड करना है और इस 0 को रिमूव करना है। तो अगर हम इस 0 को रिमूव करने जाएं तो इस 0 को हम रिमूव डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रायोरिटी क्यू के जरूरी नहीं कि ये टॉप पे ही हो। एक्चुअली में हमारे प्रायोरिटी क्यू में 0 तो नहीं स्टोर होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर होगा 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर होगा हमारा 1। इस 1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ भी 1 ही थी, तो यानी कि हमें यहाँ पे एक वो लगाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और इसका पिछला वाला सपोर्ट 1, तो डेट इज 2। ऐसे करते करते हम आंसर स्टोर कर लेंगे सबके लिए। सो लेट सपोज कुछ भी आंसर हो, बट हमारा डेफिनेटली ये गारंटी नहीं है कि हमारे जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा वो हमारा यही एलिमेंट होगा। तो हम रिमूव ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, सो विल रिमूव इट लेजिली। सो व्हाट डज दिस मीन कि हम एक मैप बना लेंगे। मैप में हम स्टोर कर लेंगे कि हमें ये 0 दिस 1 को हमें डिलीट करना है। हम इसको स्टोर करके मैप में रख लेंगे कि ये 1 जब भी हमारे टॉप पे आएगा हम इस 1 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम डिलीशन हमेशा टॉप से ही कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू में। तो हम लेट्स से फेच करेंगे, जब हम 5 के लिए कुछ भी फेच कर रहे होंगे आंसर की हमारा मिनिमम जो है, उस समय अगर हमारे टॉप पे 1 आ गया तो हम चेक कर लेंगे कि हमारे टॉप पे क्या अभी भी ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है
जो कि हमारे इस मैप में भी था। मैप में क्योंकि हम वो सारी चीज़ें डालते जाएंगे जिनको हमें इस समय पर रिमूव करना था। तो जो भी चीज़ें हमें रिमूव करनी है वो सारी चीज़ें हम मैप में डालते जाएंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिमूविंग फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू। और हम रिमूव उस टाइम पे कर सकते हैं जब हम फेच कर रहे हैं। जब हम फेच कर रहे हैं कि मिनिमम हमारा क्या है, उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमारी आ रही है जो कि हमारे मैप में प्रेजेंट है, तो हम इसको डिलीट करते जाएंगे, उसके बाद फिर मैक्स फेच करेंगे। और जब तक हमारे मैप में वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो हमारे टॉप पे हैं, तब तक हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हम मैप से भी उसको डिलीट करेंगे और उसे हम प्रायोरिटी क्यू से भी डिलीट करेंगे। ऐसा करके हम एक रेंज का जो हमारा मैक्स है वो या फिर मिन है वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो everything about the problem I have discussed in chunks. So हमारे इस तरीके से हम अपना ये हर एक आई के लिए निकाल लेंगे कि हमारा मिनिमम कॉस्ट क्या होगा इस पे ब्रिज बनाने के लिए। और उसके बाद जो हमने स्लाइडिंग विंडो वाली टेक्निक स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं आंसर हमारा ओवरऑल क्वेश्चन के लिए। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया। कोड देख लेते हैं एक बार इसका। It was a little bit trickier problem, I would say, but if you understand this properly, तो ये आपके आगे के क्वेश्चंस में भी काम आ सकती। सो सिंपली हमने इनपुट्स ले लिए सारे, पूरी मैट्रिक्स इनपुट ले ली, हमारा आंसर हमने इनिशलाइज कर लिया लॉन्ग मैक्स से। लेट्स से अब हमारा ये टेम्पो वाली एरे वो है जिस पे हम लास्ट में स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। हमने क्या किया, पूरी हर एक रो के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम अपनी डीपी बना लेंगे, प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। मैप होगा हमारा लेजी डिलीट के लिए जो हमने डिस्कस किया था अभी। डीपी ऑफ जीरो हमेशा 1 होगा क्योंकि जीरोथ जो पोजीशन है वो हमारी बैंक पे है और उसकी डेप्थ 0 है, तो 0 + 1 दैट इज 1, तो हमारा डीपी ऑफ जीरो हमेशा 0 होगा। इसको हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर लेंगे और इसके बाद हम बाकी सारे के लिए ट्रैवर्स करेंगे। हम सबसे पहले चेक करते जाएंगे कि जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है और जो प्रायोरिटी क्यू का टॉप है वो हमारे मैप में अगर प्रेजेंट है तो हम मैप से उसको हटाएंगे। अगर उसका काउंट 0 हो जाता है तो उसको हम मैप से डिलीट कर देंगे और उसको हम प्रायोरिटी क्यू से भी हटाते रहेंगे। एट दैट पॉइंट जब हमारा वो जो टॉप है प्रायोरिटी क्यू का वो हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं होगा, उस समय पे हम अपना डीपी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इस पोजीशन पे जो डेप्थ है +1 और इसके पहले तक का मिन जो कि हमारे प्रायोरिटी क्यू से मिल जाएगा हमें। ये हो जाएगा हमारा डीपी ऑफ जे। इसको हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। हम निकाल लेंगे अपना हम निकाल लेंगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट है जो अब हमें डिलीट करना है। सो वो हमारा होगा जिस पोजीशन पे अभी हम खड़े हैं -d यानी कि जितनी दूरी है -1, तो वो एलिमेंट जो हमें डिलीट करना है उसको हमने मैप में डाल लिया फॉर द लेजी डिलीट, जो कि हम अगली आइट्रेशन में यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारा इस पूरे रो के लिए आंसर निकल आया है जो कि हमारा डीपी में पड़ा हुआ है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अपने टेम्प एरे में पुश कर लेंगे। सिंपली हम इसका प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वी कैन सिंपली डू स्लाइडिंग विंडो ऑन दिस। आई हैव जस्ट डन इट right in this loop only, but you can definitely store everything and do sliding window अलग से भी, और लास्ट में जो हमारा आंसर होगा उसको हम सी आउट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम थी लास्ट में, बट दैट विल डेफिनेटली सेट अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर सॉल्विंग फर्दर प्रॉब्लम्स। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।